आज देखो कॉमन आदमी का क्या हाल है। आज डेटा सस्ता है, आटा महंगा है। वैसे भी किसी को आटे की जरूरत नहीं, दिन भर इंस्टाग्राम पे देख रहे रील। एक नाच खत्म हुआ, दूसरा नाच शुरू, तीसरा नाच शुरू, वैरायटी का नाच। भाई आदमी बार में गया तो एक आदमी नाच रहा है, वहां वैरायटी का नाच मस्त है। एक आदमी हंसा रहा है, दूसरा आदमी हंसा रहा है, तीसरा बना रहा, और भूख ही नहीं लग रही। आप देखो, डेटा सस्ता, आटा महंगा। पढ़ाई की दरें आसमान चूम रही है। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर आदमी लोन ले तो उस पर इंटरेस्ट रेट तो कम से कम कर दो यार। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम छठा चैप्टर शुरू करेंगे, द रिवोल्ट ऑफ 1857। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितनी मुश्किल से इस देश को बनाया, कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, सब ने बलिदान दिया, और आज सब आपस में लड़ रहे हैं। कितना खून बहाया लोगों ने इस देश को बनाने में, कितना बलिदान लगा इस देश को बनाने में, और आज इस देश में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। खैर, हुई है वही जो राम रच राखा। गृह युद्ध तो होना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। वो तो इस देश की नियति में लिखा था जिस दिन इस देश की जनसंख्या विस्फोट हो चुकी थी। विक्रम कुमार, जय हिंद। तो तीन चीजें हैं, पहले इन तीन चीजों को समझ लो, फिर रिवोल्ट की चर्चा करते हैं। पहली चीज है मूवमेंट, आंदोलन। दूसरी चीज है रेवोल्यूशन, क्रांति। और तीसरी चीज है रिवोल्ट, विद्रोह। ये तीन चीजें हैं, रेवोल्यूशन, मूवमेंट और रिवोल्ट। मूवमेंट का मतलब है, मूवमेंट, आंदोलन का क्या मतलब है? डिमांड फॉर चेंज, परिवर्तन की मांग, खत्म करने की मांग नहीं, लिख लेना। मूवमेंट, जब भी तुम कहते हो आंदोलन तो परिवर्तन की मांग, डिमांड फॉर चेंज। जैसे 6th सेंचुरी बीसी, रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट, 6th सेंचुरी बीसी। वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। क्या मांग हो रही है कि यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर ना हो, किस पे हो? कर्म पर। आंदोलन मतलब कि मांग हो रही है परिवर्तन की, कि यार चेंज कर दो, बस खत्म मत करो, चेंज कर दो। वर्ण सिस्टम, अब इतना प्यारी चीज है वर्ण सिस्टम। तो 6ठी शताब्दी का जो धार्मिक आंदोलन है, बुद्ध है, महावीर है, वो कह रहे हैं वर्ण सिस्टम को खत्म मत करो, वर्ण व्यवस्था को खत्म मत करो, इसको चेंज कर दो। जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित। ये तो हुआ मूवमेंट, डिमांड फॉर चेंज, परिवर्तन की मांग। रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति, एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर। एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर मतलब
जो व्यवस्था चली आ रही है उसका अंत कैसे? एग्जाम्पल फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789, किसका अंत हुआ? मोनार्की का, राजशाही का अंत हो गया। किसका जन्म हुआ? पार्लियामेंट का। राजशाही का अंत और पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत, यह है रेवोल्यूशन। एंड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर, मोनार्की चली आ रही थी, खत्म, अब नई व्यवस्था पैदा हो गई, संसदीय प्रणाली। और विद्रोह, रिवोल्ट, मतलब डिससेटिस्फैक्शन लीडिंग टू अपराइजिंग। डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट, असंतोष से उपजा, असंतोष से उपजा अपराइजिंग। ये तीनों में अंतर है। अब एक मूवी आई थी गंगा जल, उसमें एक सीओ होता है, तो जब भी कोई दुर्घटना घटती है तो एक डायलॉग देता है, कहता है ये तो साला होना ही था। ये उसकी पेट लाइन होती है। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सीधे एक ही बात बोलता है, ये तो साला होना ही था। और भारत सरकार से मूवी की बात आई तो मुझे बार याद आया कि भारत सरकार से मेरी अपील है कि तिकड़म मूवी को पूरे भारत में टैक्स फ्री कर दिया जाए। मतलब उसमें अमित सयाल जी की एक्टिंग को तो सलाम ही है, सलाम है, सलाम। इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे चल के। क्लास के बाद मैं 10 मिनट इस पे दूंगा कि आपको तिकड़म मूवी क्यों देखनी चाहिए। पहले क्लास खत्म कर लूं, फिर आता हूं मैं उस पे। तो गंगा जल की बात चल रही थी कि गंगा जल में सीओ साहब जब भी कोई दुर्घटना घटती है, आरके सिंह इंस्पेक्टर की जब हत्या होती है, कहता है कि ये तो साला होना ही था। ठीक, तो वही बात यहां भी है। जिस दिन ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई, उस दिन यह बात लिख दी गई कि ये तो साला होना ही था। क्यों? कंपनी का शासन है, उस शासन का कैरेक्टर देखा हमने, पॉलिसीज, ग्रावियंसेस, और डिस्कंटेंट, चरित्र, शासन का चरित्र, कैरेक्टर यानी चरित्र। चरित्र कैसा था? कॉलोनियल, कॉलोनियल, औपनिवेशिक, कॉलोनियल चरित्र, औपनिवेशिक। क्या है कॉलोनियल चरित्र? शोषण, मालिक और नौकर का संबंध, बाप बेटे का नहीं, मालिक और नौकर का। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसका जो चरित्र था, कैरेक्टर, पहली चीज कैरेक्टर लिख लेना, कॉलोनियल कैरेक्टर, यानी मालिक और नौकर का शोषण का संबंध। मालिक और नौकर लिख लेना ब्रैकेट में, मालिक और नौकर का संबंध। पॉलिसीज, नीतियां, कॉलोनियल।
सिर्फ ब्रिटेन का हित, ओनली इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटेन। पॉलिसीज, चरित्र कॉलोनियल, नीतियां कॉलोनियल, इंपीरियल भी लिख सकते हो, साम्राज्यवादी। ओनली पॉलिसीज फुलफिलिंग द इंटरेस्ट ओनली ऑफ ब्रिटिश एंड ब्रिटेन, नीतियां सिर्फ ब्रिटिश और ब्रिटेन के इंटरेस्ट में। ग्रेवियंसेस, शिकायत, हर वर्ग को, एवरी सेक्शन, क्या किसान, क्या जमींदार, क्या राजा महाराजा, क्या कॉमन पीपल, क्या मिडिल क्लास, सब, ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो इनसे खुश हो। मतलब इनके लिए कहावत थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हर वर्ग, अभी आगे डिस्कस करेंगे, हर वर्ग। ग्रेवेंसेस, डिस्कंटेंट, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। समस्त जनसंख्या में डिस्कंटेंट। तो कैरेक्टर कॉलोनियल, पॉलिसीज कॉलोनियल, ग्रेवेंसेस हर वर्ग दुखी, डिस्कंटेंट संपूर्ण जनसंख्या। तो विद्रोह तो होना ही था। एक आध कमी हो तो आदमी बर्दाश्त कर ले जाए, एक आध पीड़ा हो तो आदमी बर्दाश्त कर ले जाए। जब चारों चौतरफा पीड़ा, चारों तरफ से आप कष्ट दे रहे हो, मानसिक, हार्दिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सब तरफ से, तब टूट जाएगा आदमी कि मारो यार, मरो या मारो। चौतरफा कष्ट, उस पर से गरीबी, चौतरफा कष्ट, उस पर से गरीबी, उस पर से अकाल, (1757 से 1857) चौतरफा कष्ट, चौतरफा कष्ट, फिर गरीबी, फिर अकाल, और पूर्ण उपेक्षा, कंप्लीट निग्लेक्शन, सुनना ही नहीं है। अब बताओ, अंततः आदमी हथियार उठाएगा नहीं तो क्या करेगा? अब तुम बताओ, अगर आदमी इस परिस्थिति में हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इसलिए चाहे जितना खतरनाक शासक हो, एक बात का ध्यान रखता है कि जनता को कष्ट दो पर इतना मत दो कि वो बगावत कर दे। हिटलर एक बात बड़ी प्यारी कहता था, एक मुर्गे को लाता था दरबार में, उसके सारे पंख नोच देता था और फिर दाने डाल देता था उसके सामने, और मुर्गा दाना चुगने लगता था। कहता था बस राजा को ऐसा ही होना चाहिए, कि इनके सारे पंख नोचो पर कम से कम इनको जिंदा रहने की बहुत सहूलियत दो। जब जिंदा रहने पर ही सवाल उठ जाएगा फिर तो बगावत होगी। तो चौतरफा कष्ट, पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। दुनिया में सबसे बड़ा जो शोषण है वो है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण दुनिया में सबसे बड़ा जो शोषण है वो आर्थिक शोषण है। तुम देखो दिल्ली मेट्रो पे राजू चौक
कश्मीरी गेट सबसे व्यस्त, कश्मीरी गेट, राजीव चौक, सब वही पब्लिक जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चलती है वही मेट्रो पे भी चलती है। पर मजाल है कोई मेट्रो स्टेशन पर थूक दे, कोई कागज फेंक दे, फाइन, जुर्माना। तुमने सिर्फ ऐसे पकड़ लिया तुरंत, साहब थूका, आवाज निकाली तो तुमको थूक पड़ा, कोई दूसरा थूक दिया, आप ही को पकड़ लिया। 200 और सीआईएसएफ वाले साउथ से, तमिलनाडु से, इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और हिंदी समझते नहीं। जब तक उनको समझाओगे कि साहब मच्छर चला गया था और ऐसे हो रहा तब तक। और ये बात भारत ने सीखी कहां से? सिंगापुर से। लिबरलाइजेशन हुआ तो ज्यादातर कॉर्पोरेट मीटिंग सिंगापुर में। भारत का आदमी थूकने का शौकीन, भारत का आदमी थूकने का शौकीन, ज्यादातर सांप जैसी प्रवृत्ति है डसने वाली, तो थूकने की आदत है। और जहां लिखा होगा यहां थूकना मना है वहीं ज्यादा थूकेंगे और थूक के आंख मार के मुस्कुराएंगे भी कि देखे। तो जब सिंगापुर पहुंचे भारत के लोग तो थूकने लगे। अब बेचारे मेहमान को मार नहीं सकते तो फाइन लगा दिया $300। ₹20,000-25,000। अब जिसने ₹20,000 फाइन दिया उसके पूरे खानदान का सलाइवा सूख गया कि भैया हम नहीं थूकेंगे भाई। अरे बोले अब थूक चुके हो। दुनिया में सबसे बड़ा शोषण है आर्थिक, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबका शोषण किया। पेजेंट, वीवर, आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन, जमींदार्स, मिडिल एंड अपर क्लास, रूलर्स, कौन बचा? पेजेंट्स, किसान। एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू 50% प्लस, 60-70 तक चला जाता था। चलो ठीक है, 30 बचा, खा पी के जी लेंगे। इन एनी कंडीशन इन एनी बोले सूखा पड़ गया, बोले कोई बात नहीं, जो घर में रखा वो ले आओ। अमरोहा के कलेक्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा कि साहब घास छोड़ के इस जिले में लोगों के पास कुछ भी नहीं है। बोले घास बड़ी प्यारी चीज है, उसको कटवा के मगार में बिचवा के और टैक्स जमा कराओ। और लगान मूवी देख लो यार, कंपनी है ये, कोई राज्य थोड़ी है, उससे क्या मतलब वेलफेयर से। किसान, वीवर, मिदनापुर के वीवरों ने अपना अंगूठा काट लिया। कच्चा माल महंगे में बेचते थे और फिनिश गुड सस्ते में खरीदते थे। 1 किलो कपास दिया ₹20 का, अब 1 किलो कपास में एक शर्ट बनी तो शर्ट कम से कम ₹30 की होगी। 1 किलो कपास बेचा ₹20 में तो शर्ट बनी उससे, उसको खरीदा ₹12 में। आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन
मोनोपोली, हमारे अलावा किसी को बेचोगे नहीं। मोनोपोली, जो भी सामान बचा रहे हो हमारे अलावा किसी को बेचोगे नहीं। टॉर्चर, फ्लॉगिंग, जमींदार सनसेट लॉ 1784, सनसेट लॉ, बोले बेटा टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2024। पंद्रह दिसंबर 2024। अब मान लो कि पंद्रह दिसंबर 2024 की सूरज डूब गया और टैक्स नहीं जमा हुआ तो जमींदारी जब्त। सरकार छीन लेती थी, किसी दूसरे को दे देती थी। कल तक जो जमींदार थे वो उस नए जमींदार के घर बर्तन धो रहे हैं। अपर मिडिल क्लास, अब पोएट था, म्यूजिशियन था, डांसर था, क्लर्क था राजा महाराजाओं के यहां। अब जब राजा महाराजा बर्बाद हो गए तो ये लोग भी बर्बाद हो गए। जब मालिक ही चला गया तो फिर नौकरों की क्या स्थिति है? और राजाओं से एक्सटॉर्शन, नवाब ऑफ अवध, ऐसा कोई था ही नहीं जिसको इन्होंने इकोनॉमिक, क्योंकि इनको पैसा चाहिए था, बस पैसा ले आओ। पैसा ले आओ। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन, सबका शोषण किया। सबका, कोई बचा ही नहीं जिसका इन्होंने शोषण ना किया हो। किसान, जुल्हा, बुनकर, आर्टिशन और क्राफ्टमैन, जमींदार, मिडिल और अपर क्लास, रूलर्स, सब। जब भी कंपनियां देश की मालिक बन जाती हैं, कहने की जरूरत ही नहीं। आज दुनिया में देख लो, कंपनियां देशों की मालिक बन गई हैं। कॉमन आदमी का क्या हाल है? आज देखो कॉमन आदमी का क्या हाल है। आज डेटा सस्ता है, आटा महंगा है। वैसे भी किसी को आटे की जरूरत नहीं, दिन भर इंस्टाग्राम पे देख रहे रील। एक नाच खत्म हुआ, दूसरा नाच शुरू, तीसरा नाच शुरू, वैरायटी का नाच। भाई आदमी बार में गया तो एक आदमी नाच रहा है, वहां वैरायटी का नाच मस्त है। एक आदमी हंसा रहा है, दूसरा आदमी हंसा रहा है, तीसरा बना रहा, और उसको भूख ही नहीं लग रही। आज देखो डेटा सस्ता, आटा महंगा। पढ़ाई की दरें आसमान चूम रही है। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर आदमी लोन ले तो उस पर इंटरेस्ट रेट तो कम से कम कर दो यार।